क्वेश्चन नंबर 91 में एक रॉड जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज ऑन दिस लेंथ L इज गिवन Q, और ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेशन में है। ठीक है, तो इस सेंटर से x डिस्टेंस अवे एक dx लेंथ अगर ली जाए तो उस dx लेंथ पर जो चार्ज dq है वो q बाय l इंटू dx है, और ये पार्टिकल dq इज ए पार्टिकल, तो dq पार्टिकल इफ मेकिंग f रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ये हो गया करंट, और करंट और जो एरिया फॉलोड है वो है पाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास डाइपोल मोमेंट बनेगा जो उस पार्टिकल का कॉरस्पॉन्डिंग है, और इस तरह से हर पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट, तो टोटल डाइपोल मोमेंट इस सब का समेशन यानी इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज x चेंजिंग फ्रॉम 0 टू L, बट इसमें dq पहले पुट करें तो q f अपॉन L पाई x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये सब कांस्टेंट है 0 टू L। सो इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा L³ बाय 3, यू विल गेट द m। (92) क्वेश्चन, देखो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। B वेक्टर अननोन है, सपोज B वेक्टर इज BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप, राइट। सो देयर आर टू केसेस। पहला केस है जब वेलोसिटी है 2I कैप, तो उस समय जो फोर्स है F1 इट इज गिवन Q टाइम्स K कैप माइनस 2J कैप, और ये होना है Q टाइम्स V क्रॉस B मीन्स 2I कैप क्रॉस BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। तो ये Q कैंसिल हो गया। अब इनका लें क्रॉस प्रोडक्ट, तो K कैप माइनस 2J कैप, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड I कैप क्रॉस I कैप 0 हो गया, I कैप क्रॉस J कैप होता है K कैप, यानी 2 टाइम्स BY K कैप हुआ, और I क्रॉस K होता है माइनस J, माइनस 2 BZ J। अब यहां से ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो 2BY, और यहाँ क्या है 1, तो यहां से BY सॉल्व हो गया 1/2। ऐसे ही J कैप का कोफिशिएंट -2 is -2BZ, which implies BZ is 1। तो एक तरह से BY सॉल्व हो गया है और BZ सॉल्व हो गया है। ये आपके पास BX अभी बच गया। देन सेकेंड केस है कि जब वेलोसिटी जो है सेकेंड केस में इट इज गिवन टू J कैप, सो इट इज J कैप। उस समय जो F2 वेक्टर है फोर्स, अगेन वो भी Q टाइम्स V क्रॉस B ही होना है। तो यहाँ पर जो फोर्स गिवन है आपको क्वेश्चन में वो है Q टाइम्स 2I कैप प्लस K कैप, और यहाँ J कैप। तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास Q कैंसिल हो गया, 2I कैप प्लस K कैप इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये J कैप है, सो J क्रॉस I इज माइनस K, सो माइनस 2BX K कैप, J क्रॉस J 0, J क्रॉस K इज I प्लस 2BZ I कैप। तो यहाँ से
आई कैप इज 2 और यहाँ पर आई कैप है 2bz, सो 2 टाइम्स bz इज 2। तो bz हमने ऑलरेडी 1 सॉल्व किया ही हुआ था, फिर दोबारा से 1 ही आता है। और k कैप 1, इट इज व्हाट -2bx, तो इससे bx सॉल्व हुआ -1/2, यानी b वेक्टर जो हमें ढूंढना है वो क्या बनेगा, -1/2 आई कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 1 k कैप, एंड दैट इज द आंसर 92। 93 क्वेश्चन में पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी एक्वायर होगी वो सॉल्व हो सकती है q टाइम्स v इक्वल टू हाफ mv²। और जिस तरह से गिवन केस है उसमें पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स की प्रेजेंस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, विच मीन्स उसका इलेक्ट्रिक फोर्स QE और QVB sin 90 मैग्नेटिक फोर्स दे आर इक्वल, यानी V जो है वो है E/B। इस V को यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से Q टाइम्स V इट इज हाफ m E²/B² है। तो यहाँ से आप V सॉल्व कर लेंगे, V बनेगा me²/2 टाइम्स QB²। 94th क्वेश्चन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम, न्यूक्लियस। एक तो चार्ज प्रोटॉन इज चार्ज इलेक्ट्रॉन, but charge helium nucleus it is 2 times charge proton. Mass proton is greater than mass electron, and mass helium it is 4 times mass proton. देखो रेडियस जो फॉलो होता है मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसका एक्सप्रेशन है mv/qb, बट क्वेश्चन सेज कि तीनों पार्टिकल्स के पास एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये जो न्यूमरेटर में मोमेंटम है m × v, इसको अगर काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, यानी रेडियस इस केस में कंपेयर होगा प्रोपोर्शनल टू √m/q। सो क्लियरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंपेयर किया तो q तो सेम है और मास प्रोटॉन का ज्यादा है, इट मीन्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रेडियस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन रेडियस प्रोटॉन। पर यहां चेक करें तो रेडियस प्रोटॉन इट इज प्रोपोर्शनल टू √m proton/q प्रोटॉन। रेडियस हीलियम करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू √of मास मीन्स 4 टाइम्स मास प्रोटॉन और चार्ज 2 टाइम्स चार्ज प्रोटॉन। ये 4 का रूट लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये भी फिर से आता है √mp/qp, विच गिव्स यू कि रेडियस प्रोटॉन और रेडियस हीलियम सेम होगा, तो इक्वल टू रेडियस हीलियम। इस तरह से ऑप्शन 1 करेक्ट होता है। 95 क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप जिसके साइड की लेंथ है 1 मीटर, इट कैरी सम करंट और सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पर फील्ड बताना है। तो इस लूप की ये तीनों साइड्स सेंटर इस तरह से, तो किसी एक साइड स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेंटर से अगर r है तो ये दोनों एंगल्स 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन से B ड्यू टू वन साइड μ0I
अपॉन 4 पाई आर साइन 60 प्लस साइन 60 लिखा जाएगा। अब आर और ये l बाय 2, इस राइट एंगल ट्राइंगल में l बाय 2 अपॉन r इज tan 60, which means l by 2 is root 3r और r is l by 2 root 3। तो r पुट करें और ये 3 वायर्स का फील्ड होना है और तीनों वायर्स का फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सपोर्टिंग ईच अदर। तो बी नेट ड्यू टू कंप्लीट लूप विल बी 3 टाइम्स दिस बी ड्यू टू वन वायर, वन साइड। इसमें आर पुट करेंगे l by 2 root 3। नाउ करंट इज गिवन, l इज गिवन, तो बी नेट सॉल्व हो जाएगा। 96 क्वेश्चन में रिंग कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और चार्ज ऑन द रिंग ही बताना है। इफ चार्ज ऑन द रिंग इज q, then q times frequency is current and mu naught times current by 2r। ये आपके पास b होना है एट सेंटर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई लिखना पड़ेगा। नाउ ओमेगा इज गिवन, r इज गिवन, b इज गिवन और q सॉल्व होना है। सब पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 97 क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल वायर्स और दोनों की लेंथ l है, यानी उसी l लेंथ से पहले एक सिंगल लूप बनाया, तो उससे जो b लूप बना म्यू नॉट आई अपॉन 2r और r है l बाय 2 पाई, सो म्यू नॉट आई बाय 2 l बाय 2 पाई। और सेकंड में सर्कुलर कॉइल, यानी उसी लेंथ से n टर्न्स इनटू 2 पाई स्मॉल r और जो b ड्यू टू दिस कॉइल बनेगा इट इज म्यू नॉट n i बाय 2r। तो यहाँ स्मॉल r पुट किया तो वो है आपके पास l अपॉन n इंटू 2 पाई। तो ये चेक करें आप, तो ये n स्क्वायर बाहर ले लें तो म्यू नॉट आई 2 पाई बाय 2l। ये वही केस है जो b ऑफ सिंगल लूप था। तो b इन केस ऑफ कॉइल आ रहा है n स्क्वायर टाइम्स b इन केस ऑफ लूप। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो सॉल्व हो जाएगा। 98 क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क कभी होना नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स का ही होना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो q टाइम्स ई वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। तो ऐसा चेक करें तो F इलेक्ट्रिक आ रहा है q टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप और डिस्प्लेसमेंट में 0 0 से 1 1 जाना, तो 1 माइनस 0 i कैप प्लस 1 माइनस 0 j कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके पास वर्क आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पर, बट मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क होगा नहीं। 99 क्वेश्चन में अगेन 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं, ईच ऑफ लेंथ l। एक वायर से सर्कल बनाया है 2 पाई r और एक वायर से स्क्वायर बनाया है, तो साइड से 4a। और इससे जो b बनेगा सर्कल में, तो रिजल्ट है म्यू नॉट आई बाय 2r और r पुट हो जाएगा। दिस इज बी ए म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस l बाय 2 पाई। और एक स्क्वायर के केस में, एक स्क्वायर के केस में ये केस है आपके पास, तो इस तरह से ये एंगल 45 45 ड्यू टू वन वायर म्यू नॉट आई
बाय 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, जो कि होगा a बाय 2, साइड इज a, साइन 45 प्लस साइन 45, और ऐसी 4 वायर्स हैं इंटू 4, ये आपके पास b ऑफ b है। इसमें a l बाय 4 पुट करेंगे और b ऑफ b आ जाएगा, देन यू कैन टेक द रेशो। 100 क्वेश्चन में 4 केसेस गिवन हैं। देखो, किसी भी लूप, करंट कैरिंग लूप का जो m वेक्टर है, देखो अगर लूप ऐसा है कि आप उसको जिस साइड से व्यू करते हैं करंट क्लॉकवाइज है, तो m वेक्टर होना है नॉर्मली इनवर्ड। लेकिन अगर उस लूप में करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होता है लाइक दिस, तो m वेक्टर होना है नॉर्मली आउटवर्ड। इस लॉजिक को देखते हुए चारों ऑप्शंस में जो b वेक्टर है, वो b वेक्टर जो है इज अलोंग प्लस k कैप, चारों ऑप्शंस में। और फर्स्ट केस में a जो पार्ट शोन है उसमें YZ प्लेन में लूप शोन है, और आप पॉजिटिव x डायरेक्शन से देख रहे हैं उसको, तो करंट शोन है वहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो m वेक्टर हुआ अलोंग I कैप। b में लूप है XY प्लेन में और उसको पॉजिटिव z से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी b में m वेक्टर इज अलोंग प्लस k कैप। c में लूप इज इन XZ प्लेन और पॉजिटिव y से देखने पर करंट शो किया गया क्लॉकवाइज, इट मीन्स m वेक्टर इट इज माइनस j कैप। और डी ऑप्शन में लूप इज इन XY प्लेन और पॉजिटिव z से देखने पर करंट है क्लॉकवाइज, यानी m वेक्टर इज माइनस k कैप। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए m वेक्टर और b वेक्टर में एंगल या तो 0 होना चाहिए या तो 180 होना चाहिए, और जब एंगल 0 होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल और 180 होगा तो अनस्टेबल। तो क्लियरली a से चेक करें तो m वेक्टर b वेक्टर में एंगल 90 है, तो ये इक्विलिब्रियम का केस ही नहीं है। b फिगर चेक करते हैं तो m वेक्टर भी प्लस k और b भी प्लस k, सो b ऑप्शन, b जो फिगर है इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सी ऑप्शन में अगेन एंगल बिटवीन m वेक्टर b वेक्टर इज 90, नो इक्विलिब्रियम। और डी ऑप्शन में b वेक्टर m वेक्टर में एंगल है 180 डिग्री, सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 101 क्वेश्चन में एक करंट कैरिंग सॉलिड वायर जिसमें रेडियस ऑफ वायर अगर a है तो एट डिस्टेंस x अवे फ्रॉम एक्सिस, ये करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग। तो अगर x लेस देन a हो यानी इनसाइड, तो b होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू x, यानी b होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और अगर x ग्रेटर देन a है तो b होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। तो दो केस गिवन है, एक है x इक्वल टू a बाय 2 और दूसरा है x इक्वल टू 2a। तो a बाय 2 के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, a बाय 2 पुट करें यहाँ पर तो b आता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, x पुट किया a बाय 2 तो ये बनता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, और 2a मीन्स आउटसाइड, तो x को 2a पुट किया तो b आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई और ये 2a, यानी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। सो इन दिस वे आप चेक करें तो दोनों ही पॉइंट्स पर जो b का मैग्नीट्यूड है वो सेम आता है, सो b इज सेम, b1 b2 बोथ आर सेम।
102 क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए फोर्स एक्ट होगा QVB। और ये मैग्नेटिक फोर्स, आप कंसेप्चुअली बात जानते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो मोमेंटम, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। ऑल्दो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, बट डायरेक्शन होने से हम एज वेक्टर उसको मानेंगे कि वो चेंज हो रहा है। लेकिन क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। 103 क्वेश्चन भी सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाइड हैं, और चार्ज पार्टिकल आपने छोड़ा रेस्ट से। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट से छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कराएगा, और जो वेलोसिटी गेन हो रही है वो पैरेलल टू बी हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी ही नहीं। बी प्रेजेंट है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है तो अपनी डायरेक्शन में उसको स्पीड अप करता जाएगा, सो पाथ फॉलोड विल बी ए स्ट्रेट लाइन। 104 क्वेश्चन में एक सोलेनॉइड के सेंटर पर फील्ड होता है μ0 Ni। तो यहाँ एक केस में B1 यू कैन राइट μ0 N1 I1, ये N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और सेकंड केस में होना है μ0 N2 I2। तो N1 दिया है 200, N2 दिया है 100, I1 दिया है I और I2 दिया है I/3, तो B सॉल्व हो जाएगा। 105 क्वेश्चन में एक तरह से ये XY प्लेन ऐसा बनाए। क्वेश्चन से कि एक चार्ज पार्टिकल Q दिया है, मींस उसको पॉजिटिव ही मानना है, वो मैं ओरिजिन ही उसको मान लेता हूं। यहां पर वो एंटर होता है, और y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू d तक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो v वेक्टर i कैप, b वेक्टर k कैप, और q है पॉजिटिव, तो f वेक्टर विच इज q टाइम्स v क्रॉस b, तो यहां से i कैप क्रॉस k कैप बिकम्स माइनस j कैप, यानी फोर्स नेगेटिव y में यहां इस डायरेक्शन में एक्ट होगी, तो पार्टिकल यहां कहीं सेंटर और इस तरह से सर्कल फॉलो करेगा, और सर्कल फॉलो करता हुआ एट द टाइम ऑफ एमरजेंस जस्ट बिफोर कमिंग आउट, इस मूवमेंट पे एक्सेलेरेशन पूछा है। देखो सर्कल फॉलोड है और फोर्स है QVB अपॉन m, ये एक्सेलरेशन है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये कहाँ एक्टिंग है, टुवर्ड्स सेंटर। तो यहां पर इस x के साथ अगर ये एंगल थीटा है, तो इस मूवमेंट पर जो a वेक्टर होगा वो AC cos थीटा i कैप माइनस i कैप, ये नेगेटिव x है इस तरफ। इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बनने हैं, ये x में कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, दोनों x y बनेंगे नेगेटिव। सो माइनस AC cos थीटा i कैप माइनस AC sin थीटा j कैप। नाउ इन दिस फिगर इफ वी सॉल्व थीटा, तो जो रेडियस फॉलोड है वो रेडियस है mv/qb, और जो d गिवन है वो गिवन है mv/2qb। तो क्लियरली इस फिगर में ये r cos थीटा इज d, ये r cos थीटा इज d, जबकि d गिवन है r/2, तो cos थीटा आता है 1/2, यानी थीटा आता है 60 डिग्री। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन वेक्टर के एक्सप्रेशन में थीटा को 60 पुट करें, और AC ये माइनस बार कॉमन ले लीजिए, और QVB/m, तो A वेक्टर बनेगा माइनस QVB/m cos 60 i कैप प्लस sin 60 j कैप। नाउ cos 60 इज 1/2 एंड sin 60 इज √3/2, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 106 क्वेश्चन में
एक मैग्नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी है उसकी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन उसको रिलीज किया है ईस्ट वेस्ट पोजीशन से, यानी इनिशियल पोजीशन में -mb cos 90 पोटेंशियल एनर्जी है, और फाइनल वो पैरेलल हो जाएगा तो -mb cos 0। ये b आपको अर्थ का लेना है, bh जो गिवन है वहां पर, और आपने रिलीज किया है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाते हुए जितना लॉस ऑफ पोटेंशियल होगा उतना ही गेन ऑफ काइनेटिक होगा। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज द आंसर। (107) क्वेश्चन में H से जो B प्रोड्यूस हो रहा है वो गिवन है। देखो B होता है म्यू H, यानी B है म्यू R टाइम्स म्यू नॉट H, तो B बाय म्यू नॉट H से म्यू R सॉल्व होगा। B गिवन है और H भी गिवन है, तो यहां से म्यू R सॉल्व हो जाएगा। 108 क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कंपास निडल वाइब्रेट हो रही है तो जो फील्ड अवेलेबल होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड होगा। तो जहां पर फील्ड B1 है और डिप 30, तो B1 cos 30 रिस्पॉन्सिबल है। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ B होती है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 30 पर मिनट, सेकेंड टाइम भी पर मिनट, तो क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो ऐसा ही लिखा रहने दो। ये प्रोपोर्शनल है B1 cos 30 अंडर रूट, और ये प्रोपोर्शनल है B2, सॉरी फर्स्ट केस में इज 45, B1 cos 45, सेकेंड केस में इट इज 30। तो इनको डिवाइड करें तो रेशियो B1 बाय B2 सॉल्व हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया तो जो H लगाना पड़ा वही H, नेगेटिव H अप्लाइड ही नोन एज कोएरेसिव फोर्स। तो जो H है इट इज Ni, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 100, लेंथ है 0.2 मीटर और करंट है 5.2 एम्पेयर। तो यहाँ से कोएरेसिविटी सॉल्व हो जाएगी। 110 क्वेश्चन में उस क्यूब का जो डाइपोल मोमेंट है वो दिया है, 1 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सॉल्व करें तो 0.01 पावर 3 इट इज 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, और डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ये बना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H गिवन है 60 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पेयर पर मीटर, और I अपॉन H ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। वॉल्यूम से I बनाए, H गिवन है, I बाय H इज ससेप्टेबिलिटी। (111) क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पर ही क्वेश्चन है, बट 10 ऑसिलेशन का टाइम पूछा हुआ है, तो आपका आंसर होना है 10 इंटू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB। M गिवन है, B गिवन है, I गिवन है, सिंपल सॉल्व करना आपको। 112 क्वेश्चन में at some point at some location on earth BH is given which is 18 into 10 to the power -6 टेस्ला। एक मैग्नेट को सेंटर से फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 45 डिग्री पर M वेक्टर अलाइन होता है। इसका मतलब है कि अर्थ का B इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में यही केस बनेगा। इट मीन्स जो वहां BV है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन BH वो tan 45 है, जिससे
जो बी वी अवेलेबल है उस लोकेशन पर वो इक्वल टू बी एच ही है। अब इस मैग्नेट को इस पोजीशन में ला करके हॉरिजॉन्टल यहां कोई एफ लगाया, देखो इस पोजीशन में जो बी वी कॉम्पोनेंट है उसका एम वेक्टर से एंगल है 90, सो बी वी इज प्रोवाइडिंग टॉर्क और इस एफ का टॉर्क, और यहाँ ये बैलेंस हो रहा है। सो बी वी इंटू एम साइन 90 इक्वल टू इस फोर्स का टॉर्क विच इज एफ इंटू एल बाय 2, एल इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ गिवन है स्मॉल एम इंटू लेंथ एल बना डाइपोल मोमेंट इंटू बी वी इक्वल टू एफ इंटू एल बाय 2। तो ये एल कैंसिल होकर के यहाँ से एफ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एक बार समझना है कि हो सकता है ये 45 नहीं दिया होगा, बी एच गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क में बी एच का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब एम हॉरिजॉन्टल होगा तो बी एच फील्ड का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, खाली बी वी का टॉर्क है। तो अगर ये एंगल 45 जगह 30 दिया होता तो सॉल्व होकर के बी वी की वैल्यू सॉल्व करते पहले हम, फिर उसको यूज करते हैं। 113 क्वेश्चन में वायर अगर z एक्सिस के अलॉन्ग है तो उस वायर का फील्ड एज लाइन अगर देखें तो वो क्लोज लूप होंगे इन दी XY प्लेन, यानी जो लूप XY प्लेन में है उस लूप के किसी भी पार्ट में, किसी भी DS एरिया में अगर B वेक्टर चेक करेंगे तो वो B कोप्लेनर होगा, यानी पूरे लूप के साथ कहीं भी फ्लक्स लिंकेज नहीं है। तो करंट चेंज हो भी रहा है तो फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होनी है, उसने 0 ही रहना है, इसलिए कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो सकता है, सो देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। 114 क्वेश्चन में जो बोट है इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट और उसमें एक एंटीना एरियल है वर्टिकल, तो एक रॉड जिसकी लेंथ वर्टिकल हो और अगर वेलोसिटी ईस्ट की तरफ हो गई तो एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड इज अ वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, यानी जो प्लेन ऑफ लूप बन रहा है, एरिया बन रहा है, उसका नॉर्थ साउथ के साथ एंगल हो गया 90। तो जो बी एच है, अर्थ का एच कंपोनेंट, वो आपके पास एरिया स्वेप्ट के परपेंडिकुलर हो गया। तो मोशनल ईएमएफ में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बिटवीन दी टिप्स ऑफ एंटीना, उसका एक्सप्रेशन बनेगा बी एच इंटू एल इंटू वी। अगर कहीं ये बोट टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ चल रही होती तो आंसर होना था 0, क्योंकि कोई भी अर्थ का फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया स्वेप्ट नहीं होना था। 115 क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनॉइड के लिए देखो वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्वेश्चन सेज कि हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स रखे, खाली लेंथ को इंक्रीज किया, तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो आपके पास इस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज फिक्स्ड। 116 क्वेश्चन में केस ऑफ ट्रांसफार्मर जब एफिशिएंसी गिवन नहीं हो तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि वो आइडियल है। एन सेकेंडरी 300 सॉरी एन प्राइमरी और एन सेकेंडरी गिवन है 150, इसका मतलब सेकेंडरी के टर्न्स हाफ ऑफ प्राइमरी है, जिसका मतलब है सेकेंडरी की ईएमएफ हाफ ऑफ प्राइमरी है। प्राइमरी का पावर इनपुट और सेकेंडरी भी सेम, सेकेंडरी इज गिवन 2200 और सेकेंडरी करंट गिवन है 10 एम्पियर, तो 2200 अपॉन 10 ई सेकेंडरी आ जाता है 200, ई सेकेंडरी अगर सॉरी 220, ई सेकेंडरी का हाफ सॉरी डबल है ई प्राइमरी, तो यहां से ई प्राइमरी सॉल्व हो जाता है 440 और ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी तो है 2200, सो 440 इंटू आई प्राइमरी इज 2200
तो आई प्राइमरी सॉल्व हो जाता है यहाँ से 5 एम्पेयर। एक पॉइंट यहाँ समझना है कि किसी भी ट्रांसफॉर्म में एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होती है। अगर एफिशिएंसी कुछ गिवन है 80% 90%, तो आउटपुट पावर जो है वो रिलेट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ मेंशन नहीं है, तो जब मेंशन नहीं हो तो आप एज्यूम कर लें कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है। 117 क्वेश्चन में चार्ज इंड्यूस्ड वो हमेशा आपके पास डेल्टा फाई अपॉन आर है। क्यों क्या है डेल्टा फाई अपॉन आर? तो आर गिवन है 10 ओम, लेकिन फाई के लिए जो बी है, बी का एक्सप्रेशन ये है साइन 50 पाई टी। तो एट टी इक्वल टू 0 जो बी है वो 0 आएगा, लेकिन एट टी इक्वल टू 10 मिली सेकेंड का मतलब 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.01 सेकेंड। तो टी को 0.01 पुट किया तो बी आ जाएगा 0.4 साइन 0.5 पाई। नाउ 0.5 पाई मीन्स पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1। तो फाइनल फ्लक्स लिंकेज इट इज बी ए कॉस 0। बी आपने सॉल्व 4, ए गिवन है आपको और फाई इनिशियल सॉल्व किया है 0। तो एक तरह से डेल्टा फाई सॉल्व हो जाएगा और आर गिवन है, तो डेल्टा फाई अपॉन आर से चार्ज आ जाएगा। 118 क्वेश्चन में आपके पास 2 सोलेनॉइड्स का केस है। देखो ये सोलेनॉइड इनर रेडियस R1 और इसके साथ ये सोलेनॉइड आउटर। किसी भी सोलेनॉइड के लिए, जैसे इनर की बात हो रही है, तो इनर के लिए जो L है, अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो आपको याद ही है कि वो म्यू नॉट टोटल n स्क्वायर A बाय L होता है। अब वहां हमें नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, यानी n क्या है n1 इंटू L। तो ये L सॉल्व हो जाएगा म्यू नॉट n1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर L। ये आपके पास इनर का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक L ऊपर आना L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो जाएगा। और फिर इस पेयर का म्यूचुअल इंडक्शन लगाया तो आउटर कॉइल का फील्ड बनाए पहले, तो म्यू नॉट N2I ये हुआ B, और फ्लक्स लिंकेज लेना पड़ेगा इनर के साथ। इनर का एरिया है पाई R1 स्क्वायर और इनर के टोटल टर्न्स क्या है N1 इंटू L। ये आपके पास टोटल फ्लक्स बना जो कि M टाइम्स I होगा, I से I कैंसिल हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। तो इस M का और इस L का रेशियो पूछा है आपसे, तो सॉल्व हो जाएगा। 119 क्वेश्चन में लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो इंडक्टर जो सीरीज में है आर के साथ, वो इंडक्टर बिहेव करेगा एज कंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। तो बैटरी के लिए आर आर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2। नाउ आर इज गिवन 5, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनेगा 5/2 और करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी का वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो 15 अपॉन 2.5, so current is 6 ampere. 120th question again, charge induced it is delta phi upon r, और डेल्टा फाई वहां पूछा है तो वो हो जाना है Q टाइम्स R, लेकिन Q जो है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt लिमिट 0 to t। तो करंट टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ ऐसा है कि जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ सॉल्व हो सकता है। तो t 0 से लेकर t.5 तक जो एरिया है वो है हाफ इंटू 10 इंटू 0.5। इस एरिया से Q आ जाएगा और R गिवन है 100 ओम, तो वहां से चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई सॉल्व हो जाएगा। 121 क्वेश्चन में सर्कल में घूमते हुए उस रॉड में कोई भी लेंथ dx लेते हैं तो b इंटू dx इंटू v, वेयर v इज x ओमेगा, यानी b
ओमेगा एक्स dx, ये आपके पास उस एलिमेंट पर ईएमएफ आनी है और जो लेंथ है उसका इनर है 2l, आउटर है 3l। ये आपका आंसर होगा 2l to 3l। 122 क्वेश्चन सिंपल है। फ्लक्स गिवन है फाई, डी फाई बाई डी टी करें और ईएमएफ इंड्यूस होना है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो टी पुट करके सॉल्व हो जाएगा। 123 क्वेश्चन में डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर पर क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा रेजोनेंस अपॉन बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ क्या है आर अपॉन एल। ओमेगा रेजोनेंस गिवन है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ आंसर है, तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, विच इज ऑप्शन 1। 124 क्वेश्चन में जब कैपेसिटेंस आउट कर दिया तो सर्किट रह गया एल आर, तो उस केस में फेज डिफरेंस tan फाई जो एक्स एल अपॉन आर होना है वो tan 30 है। जब एल उसमें से हटा दिया तो सर्किट रह गया कैपेसिटिव, तो tan 30 होना है एक्स सी अपॉन आर। तो एक्स सी और एक्स एल यहां से प्रूव होता है दे आर सेम। इट मीन्स सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है, सोर्स वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी और सोर्स वोल्टेज गिवन है आपको 220 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस 220 वोल्ट और पावर रेजिस्टर में ही डिसिपेट होनी है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 220 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू विच इज गिवन 200, ये आपके पास एवरेज पावर इन दी सर्किट हो जाएगी। 125 क्वेश्चन में एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें रेजोनेंस सिचुएशन में जो वोल्टेज अक्रॉस आर है वो है 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, तो 100 इज 1000 आई, यानी आई फ्लोइंग इज 0.1 एम्पेयर, और सी के अक्रॉस वोल्टेज चेक करें तो ये आई टाइम एक्स सी होगा। आई है 0.1 और एक्स सी है 1 बाय ओमेगा सी। ना ओमेगा इज 200 and C is given 2 microfarad, तो V across C हम चेक करें तो 0.1 इंटू ये आपके पास 10 to the power 4 by 4, यानी कि 0.1 इंटू 2500 यानी कि 250 वोल्ट आता है। लेकिन आपसे वोल्टेज अक्रॉस एल पूछा है, अक्रॉस सी नहीं पूछा है, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी सेम होता है, तो अक्रॉस एल भी कितना होगा 250 वोल्ट। 126 क्वेश्चन में एलसी सर्किट है ऑसिलेटिंग यानी टैंक सर्किट, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर है Q, यानी Q स्क्वायर बाय 2C आपके पास वो टोटल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही है, बट ये टोटल, तो जिस समय ये इक्वली शेयर्ड है दोनों में, यानी इसका हाफ कैपेसिटर में है, तो उस समय कैपेसिटर में चार्ज अगर स्मॉल q है तो Q स्क्वायर बाय 2C लिखा जाएगा, जिससे स्मॉल q सॉल्व हो जाता है Q बाय रूट 2। उस समय क्या चार्ज है जब एनर्जी इक्वली शेयर्ड है। ठीक है। 127 क्वेश्चन ऑन ईएम वेव। E गिवन है, E इज 6 वोल्ट पर मीटर, तो जो B है वो E अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। वेव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रही है, तो E और B YZ प्लेन में होंगे, और E अगर Y में है तो B कहाँ होगा, Z में होगा। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें B की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और साथ ही साथ उस B की डायरेक्शन Z होनी चाहिए। 128 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ईएम वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी एसोसिएटेड है दे आर ऑलवेज इक्वल। 129 क्वेश्चन में B गिवन है और E पूछा है। B नॉट गिवन है 100 इंटू 10 टू द पावर -6
तो ई नॉट होना है सी टाइम्स बी नॉट। सिंपल क्वेश्चन, तो सॉल्व हो जाएगा। 130 क्वेश्चन में एक कॉइल है जो डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं 12 वोल्ट, तो करंट फ्लो होता है 4 एम्पियर। तो 12 इज 4 आर। डीसी सोर्स के साथ सिर्फ आर इफेक्टिव होगा और आर है 3 ओम। और सेम कॉइल को 12 वोल्ट एसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 रेडियन पर सेकेंड है, तो 12 अपॉन जेड होना है करंट जो कि गिवन है 2.4। तो यहां से जेड सॉल्व होता है 5। तो विद एसी सोर्स जेड जो है वो आर और एक्स एल का रिजल्ट यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट इज एक्सएल। एक्सएल आता है 4 और ये होगा ओमेगा एल। ओमेगा गिवन है 50, तो एल आ जाएगा 4/50। 131 क्वेश्चन में जो लैम्प की रेटिंग है वो है 500 वॉट 50 वोल्ट, विच मीन्स कि 500 इज 50 स्क्वायर बाय आर, यानी जो आर है आर सॉल्व होकर के आता है 50 ओम। आर इज 5 ओम, सॉरी नॉट 50, इट इज 5 ओम। और इस रेटिंग पर जो करंट फ्लो होगा वो होना है 500 इक्वल टू 50 आई, यानी आई होना है 10 एम्पियर। तो जब आप 130 वोल्ट का सोर्स लेंगे तो भी करंट आपको 10 एम्पियर ही फ्लो कराना है। तो अकेले इस आर से तो पॉसिबल होगा नहीं, तो आप क्वेश्चन में पूछा है कि आर के साथ सीरीज में कुछ एल लगा लीजिए। एल लगाने से सर्किट में इंपीडेंस यानी जेड बढ़ जाएगा। तो 134 वोल्ट के साथ 10 एम्पियर करंट, तो जेड आता है 13 ओम और जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट इज व्हाट एक्सएल। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास एक्सएल सॉल्व होता है 12 ओम, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और एक्सएल को लिख लीजिए ओमेगा एल। अब ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है 50, तो एल सॉल्व हो जाएगा। 132 क्वेश्चन में करंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है सर्किट उस समय रेजोनेंस पर है। रेजोनेंस का मतलब सर्किट में ओमेगा जो है वो 1/√LC है। एल गिवन है 0.5 हेनरी, सी गिवन है 2 माइक्रोफेरेड। आप वैल्यूज पुट करें और ओमेगा सॉल्व हुआ। 133 क्वेश्चन में एल सी है सीरीज में। देखो सीरीज में अगर है तो जो करंट दोनों में फ्लो होना है वो सेम फेज में होना है। और इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है अक्रॉस द इंडक्टर, वो इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट से π/2 लीड करती है। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो फ्लो होने वाले करंट से π/2 लैग करती है। नहीं, आपके पास करंट दोनों में सेम फेज में है। इंडक्टर में वोल्टेज उस करंट से π/2 लीडिंग और कैपेसिटर में π/2 लैगिंग। तो आपके पास रिजल्ट बनेगा कि एल के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर की वोल्टेज से पाई लीडिंग में है। तो फेज डिफरेंस कितना है बिटवीन द वोल्टेज ऑफ एल एंड सी? आंसर इज पाई, दैट इज 180 डिग्री। 134 क्वेश्चन में कॉइल मींस एक एल आर सर्किट और साथ में एक कैपेसिटर, ये सब सीरीज में है विद एसी सोर्स ऑफ 24 वोल्ट। तो रेजोनेंस पर मैक्सिमम करंट 6 एम्पेयर है, तो रेजोनेंस पर जो Z होता है वो R ही होता है। तो यहां से उस कॉइल का R सॉल्व होता है 4 ओम। तो डीसी सोर्स यूज करेंगे तो खाली रेजिस्टेंस ही रोल प्ले करता है, एल से कुछ मतलब नहीं वहां पर स्टेडी स्टेट में। लेकिन डीसी जो सोर्स यूज हो रहा है बैटरी, उसका इंटरनल भी गिवन है। तो बैटरी के साथ जो करंट फ्लो होगा वो 12/4 + 4
यानी कि 1.5 एम्पेयर। 135 क्वेश्चन में रेजोनेंस पर VL माइनस VC 0 होता है, तो सर्किट में L और C के अक्रॉस, दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है V2, तो V2 0 होगा और V1 की वैल्यू वही होगी जो V3 की है।